हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट के इस चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है जो कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से देखने को मिलेगा। सो चलिए देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको 3 नाम दिए गए हैं जैसा कि आप सुन रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला नाम है, दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन और तीसरा इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर मान्य नहीं किया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम इसे दिया गया क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी साइट थी जो कि डिस्कवर्ड की गई थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सकेवेशन होते गए, खुदाई होती गई, नए नए शहर निकलते गए। राखीगढ़ी है, लोथल है, मोहनजोदारो है। तो ये जो साइट निकली उसके बाद इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपको ओल्डेस्ट नेम देखने को मिलेगा। तो इसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी। ज़्यादातर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, इसीलिए इसे कहा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा साइट्स हमें मिल चुकी थी एक्सकेवेशन में। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन ना कह के हमने क्या कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपको याद रखने, तीनों नाम आपको पता तो होने ही चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉपर एज सिविलाइजेशन थी, यानी कि इनको पता ही नहीं था कि आयरन है, स्टील है। इस टाइम पे थे भी नहीं, लेकिन इनको कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कोई मेटल हो सकता है। ये केवल ब्रॉन्ज पे ही डिपेंडेंट थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम टाइम पीरियड देख लेते हैं, कब से कब तक ये फेज चले थे। अर्ली फेज जो देखने को मिलेगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये मिलेगा 3300 BC टू 2600 BC। ये आपको अर्ली फेज में देखने को मिलेगा। मैच्योर फेज में आपको देखने को मिलेगा 2600 BC टू 1900 BC। अर्ली फेज में क्या हुआ था, इस टाइम पे स्टार्ट ही हुई थी ये सिविलाइजेशन। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जो आपको मैच्योर फेज में देखने को मिलेगा वो था एक्सट्रीम डेवलपमेंट। ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था और लेट फेज में शुरू हो चुका था पीक टाइम। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीक टाइम। अर्ली फेज 3300 BC से 2600 BC, मैच्योर फेज 2600 BC से 1900 BC, लेट फेज 1900 BC से 1400 BC। ये आपको तीनों फेज टाइम पीरियड है। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट कार्बन डेटिंग से क्या पता चला है कि ये जो डेट है 3300 BC, ये 6 मिलेनियम BC पहुंच चुकी है। अब मिलेनियम के बारे में आपको पता नहीं होगा कि मिलेनियम क्या होता है। ये होता है एक मिलेनियम में 1000 साल। एक मिलेनियम मतलब 1000 साल। अगर आपसे फर्स्ट मिलेनियम BC बोला जाए तो इसका मतलब है 1000 BC से 1 BC। फर्स्ट मिलेनियम AD बोला जाए तो 1 AD से 1000 AD। ओके, ऐसे ही आपसे अगर 6th मिलेनियम BC बोला जाए तो इसका मतलब है 6000 BC से 5001 BC। ओके, नो कन्फ्यूजन। तो कार्बन डेटिंग से क्या हुआ, ये जो डेट है हमारी 3300 BC, तो ये डेट खिसक हो गई 6 मिलेनियम BC, यानी कि 6000 BC के पास पहुंच गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम मेजर साइट्स देख लेते हैं, आपको कौन कौन सी साइट्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगी मांडा, इधर आपको राखीगढ़ी देखने को मिलेगी हरियाणा में, कालीबंगन देखने को मिलेगी आपको राजस्थान में, इधर आपको आलमगीरपुर देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे है नहीं लेकिन यहाँ पे आलमगीरपुर मिलेगी आपको। लोथल आपको देखने को मिलेगी गुजरात में, ये है गुजरात। सूरकोटडा आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। धोलावीरा भी गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। रावी नदी के पास आपको देखने को मिलेगी हड़प्पा सिविलाइजेशन। यहाँ मिलेगी आपको मोहनजोदारो, ये कोट दीजी है, यहाँ पे चाइनूदारो है। सुक्त गेंदोर आपको देखने को मिलेगी, सुक्त गेंदोर आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इंडस जो रिवर है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये आई है
और यहाँ पे ये मिल जाती है। लेकिन इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आएगी आपकी झेलम, ये मिल जाएगी, फिर आएगी चेनाब, फिर आएगी रावी, यहाँ से आएगी ब्यास, और ये सतलज शुरू हो रही है और ब्यास सतलज में मिल जाएगी, और ये सतलज इस तरीके से आगे बढ़ के ये भी इंडस में मिल जाएगी। कहा जाता है कि ये जो सोर्स है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये सरस्वती नदी यहाँ से निकलती थी, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुकी है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इंडस रिवर के बारे में याद करना है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस तरीके से ये लाइन से आपको मिलेंगी ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की। और ये जो मेन साइट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये प्लेन्स और वैली ऑफ इंडस रिवर में लाई करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसके आसपास आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि रावी के पास कौन सी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ऐसे ही आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं ये आपको कश्मीर से गुजरात तक देखने को मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे मांडा मिलेगा आपको, और यहाँ से लेके ये आप देख रहे हैं इधर गुजरात तक मिलेगी। तो ये आपको गुजरात तक मिलेंगी, और इधर बलूचिस्तान से लेके ये आपको मिलेंगी वेस्टर्न यूपी तक। वेस्टर्न यूपी में आपको मिलेगी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये मेरठ के पास का ही इलाका है। तो बलूचिस्तान से आलमगीरपुर, और यहाँ पे मांडा से लेकर गुजरात तक। तो ये आपको याद रखनी है। मेजॉरिटी साइट्स देख लेते हैं, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और पाकिस्तान। पंजाब और पाकिस्तान ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है पाकिस्तान का। राजस्थान में आपको साइट्स देखने को मिलेंगी, गुजरात में देखने को मिलेगी, नदन महाराष्ट्र में भी आपको साइट्स देखने को मिलेंगी, फिर आपको हरियाणा में मिलेगी, और पंजाब और यूपी में भी देखने को मिलेंगी। मेजॉरिटी साइट्स आपको इन जगह पे देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी साइट्स होंगी ये हमने देख लिया है, और आगे डिटेल में भी कवर करेंगे। लोकेशन आपको इस तरीके से भी याद रखनी है कि जो नदन मोस्ट साइट है वो कौन सी है। नदन मोस्ट साइट है आपकी रोपर, जो कि सतलज नदी के किनारे है, मांडा जो कि जम्मू और कश्मीर में है। सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ये है भगतरप जो कि गुजरात में है, और दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ये है आलमगीरपुर, ये हमने देखा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये मेरठ के पास का ही इलाका है, मेरठ और दिल्ली के आसपास का ही इलाका है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि आलमगीरपुर किस एरिया में लाई करती है। वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, ये है सुख्त गेंदौर, जो कि आपको देखने को मिलेगी बलूचिस्तान में। इसे मकरन कोस्ट ऑफ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि मकरन कोस्ट ऑफ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे आपको कौन सी साइट देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी सुख्त गेंदौर। हालांकि ये पूरी तरह बलूचिस्तान में ही है, जो कि पाकिस्तान में ही है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। कैपिटल सिटीज़, हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि कौन सी कैपिटल सिटीज़ थी, लेकिन फिर भी हमने जो साइट्स की कंडीशन थी, जो साइट्स का एरिया था, जो साइट्स में फैसिलिटी थी, उसके हिसाब से हमने माना कि हड़प्पा और मोहनजोदारो ये कैपिटल साइट्स थी। पोर्ट सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। पोर्ट सिटीज का मतलब है जहाँ पे शिप से या फिर नाव से ट्रेडिंग होती थी। तो ये देखने को मिलेंगी आपको लोथल, सुख्त गेंदौर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतसे। ये आपको इतनी याद रखनी, ये दो तो आपको पता ही होने चाहिए, लोथल और सुख्त गेंदौर। फिर डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये टोटली किस तरीके से हुई थी, ये हुई थी बाई चांस। मतलब कोई भी प्लान नहीं था, ये अचानक से मिल गई थी। और किस तरीके से हमें ये साइट मिली थी, इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि रियल है, आप ये मत समझिएगा कि ये झूठी है। ब्रिटिश के काल में 1856 और 57 में ट्रेन का रूट बनाया जा रहा था, जो कि लाहौर से लेके कराची तक बनाया जा रहा था। तो इसमें जो आप देखेंगे ट्रेन की जो आपने पटरी देखी होगी, उसमें आपको मिलेगी गट्टी। गट्टी मतलब वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अब उस टाइम पे गट्टी तो होती नहीं थी, तो क्या था, जो मजदूर लोग थे वो पास में ही एक गांव से ईंटें उठा के ला रहे थे, और यहाँ पे ये उसको तोड़ तोड़ के बिछा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, तो उसने चेक किया कि ये जो पत्थर ला रहे हैं ये कहाँ से ला रहे हैं।
तो उन्होंने पूछा जो काम करने वाले थे कि आप ये पत्थर कहाँ से ला रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पास के ही गांव से ला रहे हैं। अब उस ब्रिटिशमैन ने सोचा कि एक बार चेक कर लिया जाए कि ये पत्थर जो आ रहे हैं वो साइट है कैसी। तो ये गए और इन्होंने यहाँ से कुछ सैंपल लिए और इन्होंने चेक किया, तो उसने देखा कि ये गांव में काफ़ी ज़्यादा पुरानी ईंटें हैं। लेकिन इस टाइम पे अब क्या हुआ, एक्सकेवेशन नहीं हुआ अभी, इन्होंने देखा और वहीं पे बात ख़त्म हो गई। लेकिन ऑलमोस्ट कुछ 50 साल बाद जो लॉर्ड कनिंघम, जो एएसआई मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन थे लॉर्ड कनिंघम, चेयरमैन आते हैं और ये यहाँ पे एक्सकेवेशन शुरू करते हैं। इन्होंने जैसे ही एक्सकेवेशन शुरू किया तो इन्हें पता चला कि ये एक सिटी है, पूरी की पूरी ये सिटी है। और जब इन्हें ये पता चला तो इन्होंने कुछ सील्स भी पब्लिश की, न्यूज़ में पब्लिश किया, धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को जागरूक किया। फिर 1921 में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल ने भी एक्सकेवेशन किया यहाँ पे, जो कि हेड थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के। जो हड़प्पा आपकी साइट मिली है, इसको डिस्कवर किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने और एमएस वत्स ने। ये दो नाम आपको पता होने चाहिए, राय बहादुर दयाराम साहनी और एमएस वत्स। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने की थी हड़प्पा साइट की। मोहनजोदारो की किसने की थी? ये की थी रखलदास बनर्जी ने। ये आपको पता होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 1944 में भी मॉर्टिमर व्हीलर ने एक्सकेवेशन किया था यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये सिविलाइजेशन टोटली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे केवल कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। अब अगर आपको ब्रॉन्ज मिलता है तो आप कॉपर बना सकते हैं, कॉपर मिलेगा तो आप ब्रॉन्ज बना सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ पे टोटली ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज हो रहा था। इनको अभी कोई भी आइडिया नहीं था आयरन के बारे में, स्टील के बारे में। कंटेम्पोररी ऑफ मेसोपोटामिया एंड नील, ये जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, ये ऑलमोस्ट वैसी ही थी जैसे कि मेसोपोटामिया में देखने को मिलती हैं, जैसे कि नील में, इजिप्ट में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये डिफरेंट थी, कुछ तरीके से डिफरेंट थी। जैसे यहाँ की स्क्रिप्ट अलग थी, जो टेक्स्ट थे वो अलग थे, यहाँ की टाउन प्लानिंग अलग थी, अलग तरीके से घर बनाए गए थे, अलग तरीके से हाउस प्लानिंग थी, सटाडल था यहाँ पे, लोअर टाउन थे। जो स्ट्रीट थी वो परपेंडिकुलर कट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे से। यहाँ पे रिलीजन अलग था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की सेपरेट थी। टाइम पीरियड ये हमने देख ही लिया, अर्ली फेज आपको देखने को मिलेगा इतना, मैच्योर देखने को मिलेगा आपका इस टाइम में, और लेट फेज देखने को मिलेगा आपको इस टाइम में। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अर्बन सेटलमेंट, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट किया गया था। यानी कि हाउसेस किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से स्ट्रीट होंगी, अगर घर के दरवाजे खोल रहे हैं कहाँ खोलेंगे, सैनिटेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखी गई थी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया था। ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया है। टाउन प्लानिंग, ये भी हमने देखा कि सिटी दो पार्ट में डिवाइड थी। पहला आपका सिटाडल है और दूसरा आपका लोअर टाउन है। सिटाडल ये हाई पोडियम पे बना था, जो कि मड ब्रिक से बना था। हाई पोडियम क्या होता है? एक जैसे आप ये मान लीजिए कुछ ऐसा एरिया है और ये हो गया आपका हाई पोडियम, ये हो गया हाई पोडियम, ये ऊंचाई पे है, और ये लोअर टाउन है क्योंकि ये नीचाई पे है। तो ये हाई पोडियम पे बना हुआ था और मड ब्रिक्स से, मड ब्रिक्स जो कि हर जगह यूज की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ टाउन, कहते हैं अगर ये सिटाडल इतना ऊंचा था तो शायद कोई इसका इंपॉर्टेंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। हो सकता है यहाँ पे राजा रहते हों, हो सकता है यहाँ से सारी चीज़ें संभाली जाती हों, मैनेजमेंट किया जाता हो यहाँ से सारा। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी इसे कहा गया है, हालांकि इसके बारे में हम श्योर नहीं है। इंपॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक बिल्डिंग भी बोला गया है इसे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बाथ और ग्रेनरी देखने को मिलती है। ग्रेट बाथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रेट बाथ है कुछ इस तरीके की, और ग्रेनरी का मतलब होता है जहाँ पे आप स्टॉक करते हैं अन्न को, खाना पीना जो होता है आप उसको स्टॉक करते हैं। तो हालांकि ये राइस, व्हीट, ये सब कुछ स्टोर करने के लिए इन्होंने ग्रेनरी बनाई, जिससे कि जो भी अनाज है वो सड़े ना। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लोअर टाउन, ये जो सिटाडल है इसके चारों ओर यहाँ पे लोअर टाउन था। ये आप इधर भी देखेंगे कि लोअर टाउन है, इधर भी लोअर टाउन है, इस साइड भी लोअर टाउन मिलेगा। तो ये टोटली ये इसको सराउंड किया हुआ था सिटाडल को, लोअर टाउन।
ये टोटली रेसिडेंस एरिया था, यहाँ पे सारे लोग रहते थे, रेसिडेंशियल एरिया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है सिटाडेल और दूसरा है लोअर टाउन। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है आपका लोअर टाउन, ये देखिए घर बने हुए हैं, ये दर बने हुए हैं, और ये है आपका सिटाडेल। ये बहुत बड़ा एरिया है, हमको कम दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, ग्रेट बाथ भी देखने को मिली थी, गिरे नदी भी देखने को मिली थी। अब देखिए उस टाइम पे इन्होंने गिरे नदी ऊपर बनाई थी, अब आप देखिए इन्होंने गिरे नदी ऊपर बनाई थी सिटाडेल पे। क्यों? कितना अच्छा प्लान किया था इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सड़ेगा नहीं, जो भी अनाज होगा वो सड़ेगा नहीं। क्यों नहीं सड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आएगा, पानी का जमाव नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा पानी का, तो सड़ेगा कैसे अनाज। तो देखिए कितने अच्छे वेल प्लान्ड किया था इन्होंने इस सिविलाइजेशन में, जो कि आज भी हमें कहीं ना कहीं इतना अच्छा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। आज भी आपको गांव में जो कंडीशन मिलेगी वो कुछ वो आपको इस तरीके की तो नहीं मिलने वाले। ये आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये जो आप घर देख रहे हैं, ये इनका दरवाजा साइड में ओपन होता था। ये गली देख रहे हैं आप, तो ये कितने अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड है। ये आपका लोअर टाउन है, ये सिटाडेल है, यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया था। कैरेक्टरिस्टिक में ही हम देखते हैं, स्ट्रीट डिजाइन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ इन अ ग्रिड। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रीट बनाई गई थी, जैसे आप ये देखेंगे कुछ इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ग्रिड प्लान था। ये टोटली ग्रिड प्लान होता है, ऐसे कि आपको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीधी देखने को मिलेगा रास्ता, ये यहाँ से देखेंगे तो आपको ये सीधा मिलेगा, ये सीधा मिलेगा, ये सीधा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वो टेढ़ी मेढ़ी गली नहीं मिलेंगी जो आपके गली में होती हैं, आपके गांव में होती हैं, आपके शहर में होती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्लान की गई थी सारी चीज़ें, बहुत अच्छे तरीके से हाउसेस, गलियाँ, सैनिटेशन सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। अब जो आप हाउसेस देखेंगे उनके डोर क्या है, ये नैरो स्ट्रीट में ओपन होते हैं। नैरो स्ट्रीट में ओपन होते हैं मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हाउसेस हैं, इनका जो मेन गली है उसमें डोर ओपन नहीं होगा, इनका डोर ओपन होगा साइड में जो नैरो स्ट्रीट है उसमें डोर ओपन होगा, जिससे कि ये रास्ता आपका ब्लॉक नहीं होगा, मेन जो स्ट्रीट है वो आपकी ब्लॉक नहीं होगी। यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो यूज है वो यूनिफॉर्म था। आपको जहाँ भी जो भी पूरी इंडस सिविलाइजेशन में, चाहे आप मोहनजोदारो देख लो, हड़प्पा सिविलाइजेशन देख लो, लोथल देख लो, सुतगेंदर देख लो, सूरकोटडार देख लो, कालीबंगन देख लो, ये यहाँ पे सभी जगह पे आपको एक यूनिफॉर्म साइज देखने को मिलेगा ब्रिक्स का, जो कि ईंटें होती हैं, इनका साइज देखने को मिलेगा आपको 4:2:1। ये जो ईंट देख रहे हैं आप, ये एग्जाम्पल है इसी साइड का, यहीं से लिया गया है, ये एक सैंपल के तौर पे। बहुत सारी ईंटें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि कई म्यूजियम में रखी गई हैं। दिल्ली में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। जो अभी आप गांव में सैनिटेशन देखते हैं वो बहुत ही बुरी हालत में है, लेकिन इस टाइम पे आप वेल इंजीनियर्ड सैनिटेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि घरों में बाथरूम थे, नहाने के लिए सब कुछ प्लान किया गया था कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। यहाँ आप देखेंगे घर का जो भी पानी है वो यहाँ पे आएगा, जो सैनिटेशन वाटर है वो यहाँ से निकल जाएगा, और किस तरीके से ये निकल जाएगा। हालांकि इसका जो अभी ढांचा है, कहते हैं पहले ये बना हुआ था लेकिन अभी ये हट चुका है। तो देखिए कितने बेहतर तरीके से यहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम है, हर एक घर को नालियों से जोड़ा गया है, और नाली भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, ऐसी ही नहीं कि बना दी। तो ड्रेनेज सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। इसी में क्या होता है, ड्रेनेज भी हो जाता है पानी, और इसी में सैनिटेशन वाला पानी भी चला जाता है। तो सारा आपको वेल प्लान्ड देखने को मिलेगा। कवर ड्रेन्स फ्रॉम एवरी हाउस, सिटी प्रोटेक्टेड बाय वॉल्स। अब जो भी सिटी थी, ये आप जो सिटी देख रहे हैं, ये टोटली जो भी जितनी दूर तक सिटी फैली हुई होगी उसके बॉर्डर में आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी, जिससे कि यहाँ पे कोई आक्रमण ना कर पाए। तो इस टाइम पे भी ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते थे सिटी को, क्या करके, दीवार बना के, जिससे कि कोई भी आक्रमण ना कर पाए, या कोई भी लड़ाई या फिर कोई हमला ना कर पाए। अब हम देखते हैं पीपल के बारे में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो कॉस्मोपॉलिटन टाइप के थे,
कॉस्मोपॉलिटन होता है जो जानते हो दुनिया के बारे में। तालाब की मछली नहीं थे कि इनको केवल अपने यहाँ का पता है, बाकी कुछ नहीं पता। ये पूरी तरह से वाकिफ थे कि देश विदेश में क्या चल रहा है। इनको मेसोपोटामिया के बारे में पता था, इनको इराक ईरान वाला जो एरिया है वहाँ के बारे में पता था। तो ये ट्रेड भी करते थे उन लोगों से, अदर सिविलाइजेशन से ये ट्रेड भी करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया से ये ट्रेड करते थे। तो ये दुनिया दराज के बारे में जानते थे, खुद में ही नहीं भूले थे कि इनको किसी चीज़ का पता ही ना हो। मेन स्टे क्या है, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था वो उसका ग्रॉस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रॉस प्रोडक्शन यहाँ पे एग्रीकल्चर का बढ़ गया। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स भी करेंगे लोग। अब ट्रेड एंड कॉमर्स इतनी ज़्यादा होने लगी कि यहाँ पे आ गई प्रॉस्पेरिटी, और इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई कि लोग दूसरे काम भी करने लगे। दूसरे काम कैसे, अब अगर आपके पास इनफ फूड होगा तो आप दूसरे काम भी तो करने शुरू करेंगे। जैसे अभी आप शहरों में क्या करते हैं, आप कहीं स्टूडियो जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, घूमने जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आप खेती ही करें, क्योंकि हमारे पास इनफ प्रोडक्शन है, फूड हमारे पास इनफ है, तो आप दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्टिसनशिप भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। रिमेन्स ऑफ वेरियस रेसेस हैव बीन फाउंड। अब यहाँ पे क्या था, हमको बहुत ज़्यादा रेसेस के लोग देखने को मिले, यानी कि कोई भी एक रेस से बिलोंग नहीं करता था, कोई भी एक रेस से यहाँ पे हमें सारी पॉपुलेशन नहीं मिली। यहाँ पे अलग अलग इलाके के लोग थे, जैसे कोई मेसोपोटामिया का है, कोई अफ्रीकन साइड का है, कोई आपको यूरोप साइड का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टी एथनिक सोसाइटी देखने को मिली, तरह तरह के लोग देखने को मिले। यहाँ पे कोई भी एक देश से देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला कि सब लोग भारत के ही हों या सब लोग मेसोपोटामिया के हों, नहीं। ट्रेड एंड कॉमर्स से यही होता है कि चीज़ें एक्सचेंज होती हैं और लोग भी आना जाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी रेसेस से आपको इंसान देखने को मिलते हैं। लार्ज अर्बन सेंटर सपोर्टेड बाय स्मॉलर रूरल पॉपुलेशन। अब जिस तरीके से आप अभी जो देख रहे हैं कि आप शहरों में रहते हैं, खेती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास भोजन आ जाता है। कैसे? क्योंकि आपको विलेजेस सपोर्ट करते हैं। विलेजेज में जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो गेहूँ उगाते हैं, मूंगफली उगाते हैं, जिससे कि आप उसको यूज कर पाएँ, जिससे कि आप खाना खा पाएँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये टोटली आपको डिपेंडेंट मिलेंगी चीज़ें, लेकिन ये तभी होता है जब आपके पास इनफ और ग्रॉस प्रोडक्शन एक बेहतर अमाउंट में हो। तो काफ़ी ज़्यादा अगर अच्छी अमाउंट में ग्रॉस प्रोडक्शन होता है तो आप अदर काम भी कर पाते हैं। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी। अब ये माना जाता है कि यहाँ पे क्लास स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि क्लास डिवीजन भी था। यहाँ पे ट्रेडर्स थे, एडमिन्स थे, क्राफ्टमैन थे, पीजेंट थे यानी कि राजा थे। कोई अपना काम कर रहा है तो उसे अलग चीज़ दे दी गई, जैसे कोई क्राफ्टिंग करता है तो उसे क्राफ्टमैन बोला गया। पीजेंट्स अलग थे। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हमें जो घर मिले वो थोड़े अलग अलग थे। सिटाडेल में जो घर हैं वो अलग हैं, लोअर टाउन में जो घर हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे आपको हाउसेस का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये माना गया कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी क्लास स्ट्रेटिफिकेशन थी, लेकिन इसमें हम श्योर नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है। वुमेन हेल्ड एस्टीम पोजीशन। यहाँ पे औरतों की बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि हमें यहाँ पे मदर गॉडेस के कल्ट देखने को मिलते हैं और इन्हें नाम दिया गया है मैत्री देवी। ये आपको बस ऐसे ही बताने के लिए बताया जा रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे याद करें। आपको बस इतना याद रखना है कि औरतों की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जगह जगह हमें मदर गॉडेस का कल्ट देखने को मिलता है। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। यहाँ के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आयरन जैसा भी कोई मेटल होता है। हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। पहली बार था ये कि किसी ने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, और ये थे हड़प्पा में। हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, जो कि पहला प्रोडक्शन था कॉटन का पूरी दुनिया में। नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स। इस टाइम पे आपको कोई भी कॉइन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती थी, जो भी लेन देन होता था, या तो वो बार्टर सिस्टम में होता था या फिर सील्स के माध्यम से होता था। अगर आप ट्रेड करते हैं तो सील्स से करते थे कि अगर इस
सिटी से दूसरी सिटी में आपको ट्रेड करना है तो आप सील का यूज करेंगे। और अगर आपको एक ही सिटी में एक घर से दूसरे घर अगर कोई चीज़ें एक्सचेंज करनी है तो आप वो करेंगे बार्टर सिस्टम के द्वारा। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने एक कोई चीज़ दी, रिटर्न में दूसरी चीज़ आपने ले ली, तो आप कुल मिलाकर इसे कहेंगे अदला बदली। समझ गए होंगे आप बार्टर सिस्टम के बारे में। डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड एंड टेम्पल। अब ये लोग पूजा तो करते थे लेकिन ये टेम्पल में पूजा नहीं करते थे। हालांकि यहाँ पे टेम्पल मिले ही नहीं हमें, ये मिले ही नहीं, जितना भी हमने एक्सकेवेशन किया उसमें टेम्पल नहीं मिले, लेकिन ये भगवान की पूजा तो करते थे। अब देखते हैं एनिमल्स के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनिमल्स का क्या रोल था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डोमेस्टिकेट किए गए ऑक्सन, बफेलोज, गोट, सीप, पिग्स, यहाँ पे बैलों को, गाय, भेड़, बकरी, इनको क्या किया, डोमेस्टिकेट किया गया। फिर आपको हम्प्ड बुल की एक सील देखने को मिलेगी। ये जो सील आप देख रहे हैं ये बुल है, देखिए कितना बड़ा बुल है, और इस सील के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये डेसिफर नहीं किया गया है अभी तक कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये सील ट्रेड करने के काम में आती थी। अगर इस यहाँ से कोई सील भेजेगा किसी दूसरी सिटी में भेज रहा है तो वो पता कर लेते थे कि इस सील का मतलब क्या है। इस सिविलाइजेशन में आपको घोड़े देखने को भी मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे आपको सूरकोटडा में और लोथल में। केवल 2 साइट में आपको घोड़े देखने को मिलेंगे, सूरकोटडा और लोथल में, जो कि कहते हैं कि इंपोर्ट किए गए थे, क्योंकि ये यहाँ पे ओरिजिनली नहीं पाए गए थे। ये इंपोर्ट किए गए थे मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से ट्रेड चलती थी, तो हो सकता है कि घोड़ों को भी ट्रेड किया गया हो या घोड़े भी वहीं से लाए गए हों। अब इस टाइम पे हाथी और राइनोस के बारे में भी लोगों को पता था। पशुपतिनाथ सील यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे देखने को मिल रहे हैं इन्हें कहा जाता है प्रोटोसेवा। प्रोटोसेवा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि सेवा का ही एक रूप है, उनके ही तरह बैठे हैं। और ये देखिए इनके आसपास कितने ज़्यादा पशु हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा गया पशुपतिनाथ। इससे आपको याद रखना है, इनको प्रोटोसभा भी कहा गया। एग्रीकल्चर देख लेते हैं यहाँ का किस तरीके से एग्रीकल्चर था। पीपल ग्रो व्हीट, बार्ले, लेंटिल यानी कि दाल, चिकपी और सीसम, ये क्रॉप्स यहाँ पे उगाई गई। बार्ले आपको देखने को मिलेगी बनावली में, और राइस आपको देखने को मिलेगा लोथल में। लोथल कहाँ पे, गुजरात में। कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको इंडस रिवर के आसपास। इंडस रिवर के आसपास आपको पूरा एरिया कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया देखने को मिलेगा। और आज भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉटन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए हिस्ट्री अभी करंट में कितनी जोड़ी जा सकती है, आपको करंट में भी हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज आपको इंडस बेसिन में देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर टू प्रिजर्व वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, आपको कुछ इस तरीके के भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि वाटर को प्रिजर्व करने के लिए भी थे और इरिगेशन करने के लिए भी थे। हालांकि नदी बहुत थी, लेकिन ये लोग बाढ़ का यूज करते थे इरिगेशन के लिए। तो अब बाढ़ जैसी आती थी वो पानी उन्होंने स्टोर किया और उसको यूज करेंगे इरिगेशन के लिए। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे धोलावीरा में। धोलावीरा में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे मेसोपॉलिटन से। ये प्रेजेंट डे का इराक और इजिप्ट का एरिया है। और ये किस तरीके से ट्रेड करते थे, ये करते थे बोट को यूज करके। बोट को यूज करके ये ट्रेड करते थे, यानी कि रिवर से जाएंगे और सी से जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी बोट बनाने की। ऐसी बोट जो नदियों में भी चल पाए और समुद्र में भी चल पाए। तो दोनों तरीक़ों से ये बोट बना लेते थे। देखिए कितना ज़्यादा डेवलपमेंट था हमारे पास। जो टेक्नोलॉजी थी, जो बोट बनाने की तकनीक थी, वो काफ़ी टाइम बाद आई है, लेकिन ये देखिए उस टाइम पे भी बोट बना लेते थे, वो भी समुद्र में चलने वाली और नदियों में चलने वाली अलग अलग। इंटरसिटी ट्रेड वाया रिवर्स, इंटरसिटी में भी जो ट्रेड होती थी वो रिवर्स के द्वारा होती थी। अब जैसे आपको मोहनजोदारो
और हड़प्पा के बीच अगर आपको ट्रेड करनी है तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को आप इंडस रिवर के माध्यम से ट्रेड कर पाओगे। इंडस रिवर के माध्यम से आप हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच ट्रेड कर लोगे। एविडेंस ऑफ सील्स एंड आर्टिफैक्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मतलब है कि सील और आर्टिफैक्ट देखने को मिलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो कि ट्रेड के माध्यम से एक्सचेंज होते थे। अगर आप मेसोपोटामिया से ट्रेड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो कुछ सामान आएगा कुछ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सील्स आपको एक्सचेंज देखने को मिलेंगी, कुछ यहाँ की सील यहाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ की सील आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक्सचेंज चल रही थी चीज़ें, जिससे कि आपको एक दूसरी जगह पे एक दूसरे की चीज़ें देखने को मिलेंगी। वेट्स यूज्ड टू वेग गुड्स, अब वजन किया जाता था कोई भी सामान का, तो कैसे किया जाता था? अभी तो आप देखेंगे सब कुछ डिजिटली है, पहले क्या था, पत्थरों से किया जाता था और ये किया जाता मल्टीपल ऑफ 16। जैसे कोई भी चीज़ है 16 होगी 1 इंटू 16, फिर होगी 2 इंटू 16, या फिर होगी 1 इंटू 32, मल्टीपल ऑफ 16, 32, फिर अगला आएगा 48, इस तरीके से की जाती थी। तो देखिए यहाँ पे बेट का भी यूज किए गए हैं, बांटों का भी यूज किया गया है। सील्स यूज्ड टू ऑथेंटिकेट ट्रेड, अब ये जो आप सील देख रहे हैं, ये जो सील है ये ट्रेड में यूज की जाती थी। अगर कोई सील यहाँ से वहाँ दूसरी जगह भेजी गई है तो वो वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो व्यापारी है, वो देख लेगा कि ये सील है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इन पे स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। देखो ये ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये हालांकि डेसिफर नहीं की गई लेकिन उस टाइम पे लोग समझ जाते थे। तो ये ट्रेड को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज की जाती थी। ये जो टेक्स्ट देखने को मिलता है आपको सील पर, इसे कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को कहा जाता है बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट। अब इसका मतलब क्या है, आप जो इंग्लिश है वो आप लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपने लिखा इस तरीके से लिखा, फिर आप कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, फिर आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेकिन बोस्ट्रोफेडोन में क्या होता है, आपने लेफ्ट से राइट शुरू किया, फिर राइट से लेफ्ट करेंगे, फिर लेफ्ट से राइट करेंगे, फिर राइट से लेफ्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये लिखी जाती थी, इसी तरीके से ये पढ़ी जाती थी। आप समझ लीजिए कि सांप रेंगते हुए जा रहा है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट्स देख लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट्स थे। रिफाइंड एंड हाई क्वालिटी ब्रॉन्ज आर्टिकल, ब्रॉन्ज आर्टिकल में आपको ये फेमस आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने, कितने बेहतरीन तरीक़ों से इन्होंने उस टाइम पे आर्टिकल बनाए थे, जो कि कॉपर से बनाए गए थे। ये सबसे ज़्यादा आपको खेतरी में देखने को मिलेंगे, जो कि राजस्थान में है। देखिए डांसिंग गर्ल, ये कितना बेहतरीन तरीके से, ये आप जो देख रहे हैं ये देखिए बीड्स हैं, कुछ उन्होंने पहना हुआ है, ये आप गले में देख रहे हैं कुछ पहना हुआ है। कितने बेहतरीन तरीके से कलाकारी की गई है। अब इस टाइम पे टेराकोटा फिगराइंस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा टॉयज मिलते हैं। तो एक टाइम पे कहा गया, एक थ्योरी निकाली किसी ने और कहा कि ये तो बच्चों की सिविलाइजेशन थे, बच्चों की साइट थी। तो हालांकि ये रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन कुछ ऐसी भी थ्योरी निकल आती हैं। हाईली डेकोरेटेड पॉटरी, बहुत ज़्यादा आपको डेकोरेटेड पॉटरी मिलेगी, कुछ इस तरीके की आपको पॉटरी देखने को मिलेगी। देखिए कितनी ज़्यादा डेकोरेटेड है, देखिए ये बीड्स हैं, कितने प्यारे तरीके से गहने बनाए गए हैं। ये आपको डांसिंग गर्ल देखने को मिलेगी। डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, रिंग्स, बेड्स एंड अदर कॉस्मेटिक, ये आपको देखिए कितने अच्छे तरीके से ऑर्नामेंट देखने को मिल रहे हैं। ये बीड, ये जो इन्होंने पहनी हुई हैं, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बीड देखने को मिल रही हैं। ये आपको पॉटरी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। और ये जो आप देख रहे हैं ये मदर गॉडेस के कल्ट हैं, ये आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिले थे। इसलिए माना गया कि यहाँ पे जो वुमेन थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे मदर गॉडेस के कल्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। फिर रिलीजन देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे आपको कोई भी टेम्पल नहीं मिलेगा, जो भी एक्सकेवेशन हुआ यहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं मिला। इससे पता चला कि ये लोग भगवान की पूजा तो करते थे, लेकिन
कोई भी मंदिर नहीं था। एनिमिज्म का मतलब है कि कोई भी एनिमेटेड चीज़, कोई भी हिलने डुलने वाली चीज़, तो ये उसी की पूजा करते थे, उसी को फॉलो करते थे। पॉलीथिज्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा भगवान, एक से ज़्यादा गॉड्स। तो ये यहाँ पे एनिमिज्म को फॉलो करते थे और यहाँ पे एक से ज़्यादा गॉड थे, एक से ज़्यादा भगवान थे जिन्हें कि ये फॉलो करते थे, उनकी ये पूजा करते थे। एनिमल, ह्यूमन, ट्री फॉर्म्स वर्शिप, पशुओं को, ह्यूमन को, पेड़ों को भी पूजा जाता था इस टाइम पे। मदर गॉडेस, इनकी आपको कल्ट देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे महिलाओं की बहुत अच्छी कंडीशन थी और उसकी पूजा भी करते थे ये लोग। मदर गॉडेस का जो कल्ट मिला था उसकी पूजा भी करते थे। फायर अल्टर देखने को मिला है कालीबंगन में, जो कि कहते हैं कि वहाँ पे फायर की भी पूजा की जाती थी। तो ये फायर अल्टर कालीबंगन में मिला है और ये माना गया है कि इसकी भी पूजा की जाती थी। हालांकि इसमें अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि फायर की भी यहाँ पे पूजा की जाती थी। प्रोटोसेवा पशुपतिनाथ, जो हमने सील देखी थी पहले, ये जो सील थी, ये देखिए आप, पशुपतिनाथ की जो सील है, इन्हें प्रोटोसेवा भी कहा गया है। इनके आसपास कितने जंतु जानवर हैं, तो इस सील को कहा गया पशुपतिनाथ, क्योंकि ये पशुओं के एक टाइप से राजा लगते हैं। उन ऐसा लग रहा है मानो ये पशुओं के राजा हों, इसीलिए इन्हें कहा गया पशुपतिनाथ। फिर हम्प्ड बुल वेनिरेटेड, हम्प्ड बुल है वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को यहाँ पे मिला है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे देखने को मिला है। बियर्ड मैन और प्रीस्ट, यहाँ पे एक ये आर्ट मिला है जिसमें कि आपको ये बियर्ड मैन देखने को मिलेगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से कारीगरी की गई है। ये मदर गॉडेस का कल्ट है जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इससे ही पता लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन थी वुमेन की। यहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्वास्तिक का यूज भी देखने को मिला है। स्वास्तिक की जो सील है वो देखने को मिली है, तो इसका मतलब है कि बहुत टाइम पहले से ही स्वास्तिक का यूज किया जा रहा है। तो स्वास्तिक का यूज बहुत टाइम पहले से किया जा रहा है और इसकी कलाकारी हम आज भी अपने घरों में करते हैं। फिर बरियल देख लेते हैं, किस तरीके से बरियल है यहाँ पे। क्रीमेशन का मतलब है कि जब भी कोई डेड होता है पर्सन तो उसको आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है। तो इससे क्या पता चला कि ये कॉमन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिला कि जो भी डेड पर्सन थे उन्हें आग लगा दी जाती थी। दो तरीके के बरियल मिले हमें देखने को, एक कंप्लीट बरियल और एक पार्शियल बरियल। कंप्लीट बरियल में क्या था, पूरी जो बॉडी थी डेड पर्सन की वो जला दी जाती थी, उसको बरी कर दिया जाता था। पार्शियल बरियल में ये था कि सिलेक्टेड बोन्स सेलेक्ट की जाती थी, सिलेक्टेड बोन्स को ही जलाया जाता था। कुछ बोन्स उठा ली और बाकी का शरीर छोड़ दिया, और कुछ जो बोन्स सेलेक्ट की थी, जो निकाली गई थी, उनको ही जला दिया। तो ये था पार्शियल बरियल। अब हमें लोथल में एक चीज़ देखने को मिली कि जो पेयर था, एक कपल था, मैन और वूमेन, उनको साथ में जलाया गया। हालांकि ये हर जगह नहीं मिला लेकिन लोथल में मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोथल में एक पेयर को बरीड किया गया था साथ में। और यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो पॉट्स हैं, टूल्स हैं, ज्वेलरी है, जो पर्सन की बिलोंगिंग्स हैं, वो उसी के साथ जला दी जाती थी। जो भी डेड पर्सन होता था उसके साथ पॉट्स, टूल्स और ज्वेलरी जला दी जाती थी। लाइफ आफ्टर डेथ बिलीव, अब ये इसलिए किया गया क्योंकि इनको भरोसा था, इनको बिलीव था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, यानी कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आज की वीडियो में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उनके बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।